ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग का मैट्रिक्स हो गया था खत्म। आज से नया चैप्टर डिटरमिनेंट्स। तो पहले हेडिंग लिख लो आप लोग, डिटरमिनेंट्स। इसमें लिखूं डिटरमिनेंट्स डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन इसमें लिखूं with every square matrix, with every square matrix capital E inverted commas में, with every square matrix capital E we can associate a real number, we can associate a रियल नंबर या यूनिक रियल नंबर कर दो इसको, वी कैन एसोसिएट अ यूनिक रियल नंबर, वी कैन एसोसिएट अ यूनिक रियल नंबर called determinant of E, called determinant of E, full stop. It is represented by ये दो सिंबल है यहां बोर्ड पर देखो, एक है ये डेट ए और यह फिर ऐसे मॉडुलर जैसा सिंबल है कि ए उसके आगे पीछे दो स्ट्रेट लाइन। हाँ आ जाओ। डेट ए और मॉडुलर जैसा सिंबल है ए, उसके आगे पीछे दो स्ट्रेट डंडी। ठीक है, ब्रैकेट में ये भी लिख लो, इट इज रेड एज determinant of E, it is read as determinant of E, ठीक है, it is read as determinant of E। डन मेरे ख्याल में यहां तक। आगे आप एक एग्जांपल भी लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूं। इफ कैपिटल A इज इक्वल्स टू एक 2x2 का मैट्रिक्स है 2 3 6 4, इफ कैपिटल A इज इक्वल्स टू 2 3 6 4, then det A or determinant of A, det A और determinant A is equals to मॉडुलस जैसा दो स्ट्रेट डंडी, उसके अंदर में 2 3 6 4, 2 3 6 4। ठीक है, हो गया यहां तक कॉपी करना। ठीक है, अब एक बार पेन छोड़ दो, कुछ 2-3 मिनट तक मैं बोलता हूं कुछ। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैट्रिक्स चैप्टर खत्म। ये पहला क्लास क्या चीज का है बताओ? डिटरमिनेंट्स। किसका पहला क्लास है ये? डिटरमिनेंट्स का। मैट्रिक्स में टू बी ऑनेस्ट कुछ पार्ट ऐसा था जो थोड़ा बोरिंग भी था, थ्योरेटिकल था। ठीक है, बट डिटरमिनेंट के अंदर में ऐसा एक भी पार्ट नहीं होगा जिसमें आपको बोरियत या मान लो कि वैसा कुछ फील आए। ठीक है, इसमें सारा क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, सारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ईजी भी है। आप अगर ध्यान से सारा चीज सुनते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, यू विल बी वेरी इजिली एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स के डेफिनेशंस। हम लोग सबको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इस बात का आइडिया है। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सेम, m into m, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते थे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी डिटरमिनेंट क्या है देखो, डिटरमिनेंट एक नंबर है जो आप हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में एसोसिएट कर सकते। अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स का वो नंबर अलग अलग होगा। ठीक है, बट डिटरमिनेंट बेसिकली मीन्स अ नंबर associated with the given square matrix, and this number can be generated only and only for what? Square matrices। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के कभी भी आप ऐसा नंबर जनरेट नहीं कर पाओगे। सो डिटरमिनेंट इज अ यूनिक नंबर व्हिच कैन बी एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट क्या है देखो, इस बात को समझो। जैसे मेरे को मैट्रिक्स ए अगर लिखना होता तो कैपिटल ए इक्वल्स टू आई वुड हैव रिटन 3 6 4 5, इस टाइप का कुछ 2x2 के स्ट्रक्चर में। लेकिन इसी चीज का जब मेरे को डिटरमिनेंट लिखना होगा ना तो उसका सिंबल क्या होगा देखो, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, ये जैसे गोल गोल सिंपल सा बना रहे हो या स्क्वायर ब्रैकेट बनाते, उसके जगह दो स्ट्रेट डंडी लगाना है आपको और उसके अंदर आप सेम फॉर्मेट में लिखोगे 3 6 4 5। और इसका वो जो वैल्यू है जिस रियल नंबर का मैं बात कर रहा हूं वो कैसे निकाला जाता है वो हम 1-2 मिनट के बाद देखें। ठीक है, लेकिन इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, अगर कोई चीज ऐसे रिप्रेजेंटेड है तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स से। क्या बोलेंगे इसको? मैट्रिक्स से। लेकिन अगर ए के आगे पीछे ऐसा मॉडुलस जैसा दो डंडी आ गया
और ये गोल सा ब्रैकेट हटा के मानो कि यहां पर भी स्ट्रेट दो डंडी आ गया, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए का एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो मैं आप लोगों को 2-3 मिनट में समझाऊंगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक सब कुछ? ओके, नेक्स्ट लिखूं, नोट। नोट नंबर 1, only square matrix can have determinant. Only square matrix can have determinant, पहला बात, ठीक है। और दूसरा बात लिखो, मैट्रिक्स का डेफिनेशन याद है आप लोगों को? मैट्रिक्स क्या था? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। लेकिन इस मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट बनाओगे ना, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके क्या निकलेगा, वैल्यू। डिटर्मिनेंट का मतलब अरेंजमेंट नहीं होता, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, उस अरेंजमेंट का वैल्यू, ठीक है। और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जस्ट अरेंजमेंट। तो ये बात भी हम दिमाग में क्लियर रखेंगे कि मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट और डिटर्मिनेंट का मतलब होता है उस अरेंजमेंट से एसोसिएटेड एक वैल्यू। कैसे निकालना है वो वैल्यू, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोग, ठीक है। यहां तक सब कुछ लिखो आगे। सेकंड पॉइंट, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू बट matrix is just an arrangement. But matrix is just an arrangement. ठीक है, डन मेरे ख्याल में। आगे लिखो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हेडिंग होगा आपका, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू बट मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। नेक्स्ट हेडिंग, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। एक बार पेन छोड़ो, मेरी तरफ देखो। मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया आपको कि मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में अंतर क्या है। क्या अंतर है बताओ? मैट्रिक्स अरेंजमेंट है और डिटर्मिनेंट क्या है, वैल्यू है। क्या हम दुनिया के सारे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं। किसका निकाल सकते हैं? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका निकाल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो अलग अलग वैरायटी आएगा वो कैसा कैसा हो सकता है बताओ मेरे को? सबसे सिंपल हो सकता है 1/1। फिर नेक्स्ट हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स का वैरायटी 2/2 का। फिर नेक्स्ट क्या होता है? 3/3 का। वैसे तो 4/4 भी हो सकता है, लेकिन हम 3/3 के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि अगर ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालना है। नेक्स्ट वी विल लर्न कि कोई अगर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालना है। एंड नेक्स्ट वी शैल लर्न कि अगर ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमको कैसे निकालना। क्या यहां तक सारा बात समझ में आया? तो ये पहले एक साथ ही देख लो आप लोग, फिर एक एक करके कॉपी करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो इसमें देखो कि अगर आपका मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 1/1, तो उस केस में डिटर्मिनेंट का अंडरस्टैंडिंग ये होता है, दो एग्जांपल से समझना है इसको। मान लो कि b इक्वल्स टू ये लिखा हो, और सिंपल में मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको कि b इज इक्वल्स टू जस्ट एक नॉर्मल ब्रैकेट में ऐसे 5 लिखा हो। तो इट इज अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर व्हाट 1/1, और इस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट b, ठीक है, और det b विल बी इक्वल्स टू जस्ट 5। अगर 1/1 का ही मैट्रिक्स है ना आपका, तो जो भी नंबर अंदर बैठा हुआ था वो नंबर ही आपका आंसर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि एक सी मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर क्या बैठा हुआ है 7, -7। तो c इक्वल्स टू मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखूं तो -7 यू लिखूंगा। और यहां पर अगर मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ c जिसका सिंबल ये भी है det c, इसका आंसर चाहिए, तो c के अंदर में जो एक सिंगल एलिमेंट था ना, वो एलिमेंट डायरेक्टली मेरा आंसर होगा, यानी कि -7 मेरा आंसर। अब यहां पे कभी कभी स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि सर हम det c का ये सिंबल भी हो सकता है और ये सिंबल भी हो सकता है, और मॉड c का भी तो यही सिंबल होता है, तो क्या हम कंफ्यूज नहीं कर लेंगे इसके अंदर में? क्योंकि मॉड c अगर निकालना तो उसका वैल्यू तो फिर क्या होगा 7 होगा। आया बात समझ? बट ऐसे कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, आगे पीछे आपके पास में मेंशन रहेगा कि इस सिंबल को आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, डिटर्मिनेंट की तरह इंटरप्रेट करना है कि मॉडुलस की तरह इंटरप्रेट करना है। अगर मॉडुलस की तरह इंटरप्रेट करना है तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट की तरह इंटरप्रेट करोगे ना, तो 1/1 के मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है कि जो भी अंदर लिखा हुआ डिजिट है, जो भी नंबर है, वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। अगर वो पॉजिटिव था तो डिटर्मिनेंट का आंसर भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर वो नेगेटिव था तो डिटर्मिनेंट का आंसर भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर?
अच्छा ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, आप इसको इग्नोर कर दो, मैं इसके हिसाब से यहां आपको ऊपर दिखा रहा हूं, ठीक है। वो अचानक से 5 से 8 नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हॉर्लिक्स पिलाया और 8 हो गया, ठीक है। 5 है तो 5 ही रहेगा, और -7 है तो -7 ही रहेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? इस पार्ट को इग्नोर कर दो, और टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। चले आगे, तो 1 by 1 का समझ में आया आप लोगों को? मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप आंसर बताने का ट्राई करना। a इक्वल्स टू मान लो कि 15 लिखा हुआ है, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? वेरी गुड। मानो कि b इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है -27, तो डिटरमिनेंट b कितना हो जाएगा? -27, ठीक है। आओ, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? चल रहे हैं आगे फिर यहां से। नेक्स्ट देखो, हमको बात करना है 2 by 2 के ऑर्डर वाले मैट्रिसेस के बारे में। किसके बारे में? 2 by 2 के मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। लेट्स से कि a इक्वल्स टू एक 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाओ, वैल्यू आप अपने हिसाब से भर लो, कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं। वो 1 2 3 4 भी थोड़ा अजीब लगता है, कुछ और बता। 5 7 9 10, तो 7 5 10 9 ऐसा कुछ ले लेता हूँ, चलेगा। ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट। ये तो मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट के लिए क्या होगा कि ऐसे दो डंडी के अंदर a और वापस से इक्वल्स टू एक डंडी 7 5 9 10 डंडी क्लोज। ये तो हो गया सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट, स्ट्रक्चर का सिंबल। अब लेकिन हमको क्या निकालना है? इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? देखो ध्यान से याद रखना, प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो भी एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट माइनस कॉन्जुगेट डायगोनल के अलोंग जो भी है उनका प्रोडक्ट, ठीक है। पहले हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल यूज होगा, क्या आएगा बताओ? एक बार मैं 7 into 10 में लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या रहेगा बताओ? 7 into 10 माइनस 9 into 5। फिर से बता देता हूं, देखो बहुत सिंपल है। डायगोनल के अलोंग वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल वाले, ये डायगोनल तो वैसे दोनों है, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस कॉन्जुगेट डायगोनल। क्या बोलोगे बताओ? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस कॉन्जुगेट डायगोनल। जोर से एक बार और बताओ, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस कॉन्जुगेट डायगोनल। तो 7 into 10 माइनस 9 into 5, 7 10 कितना हो जाएगा? -45, और क्या बचेगा? 25 मेरे ख्याल। क्लियर आया समझ? इस चीज को देख लो यहाँ पे। मान लो कि ये अगर होता तो आंसर क्या होना चाहिए था? 2 3 6 माइनस 8 6 48, तो 6 माइनस 48 माइनस 42। अगर मान लो कि 2 by 2 का मैट्रिक्स आपका ऐसा होता तो प्रिंसिपल डायगोनल माइनस कॉन्जुगेट डायगोनल, तो 5 into -8 -40 एज यू कैन सी हियर, और माइनस क्या रहता? 2 into -7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 into 7 14, और सॉल्व करके कितना आ जाता? -26। और एक खास चीज आप देख सकते हो कि डिटरमिनेंट का ओवरऑल आंसर पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, फ्रैक्शन में भी रह सकता है, रूट भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब चीज चलेगी। आया बात समझ? एक बार मैं वापस थोड़ा शुरू में चला जाता हूं। मैट्रिक्स का मीनिंग क्या था? अरेंजमेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट का मीनिंग क्या है? वैल्यू ऑफ स्क्वायर अरेंजमेंट, वैल्यू ऑफ स्क्वायर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट को बोला जाता है, डिटरमिनेंट वैल्यू को बोला जाता है। मैट्रिक्स में आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो, लेकिन डिटरमिनेंट आप सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर वाले का ही निकाल पाओ, ठीक है। फिर स्क्वायर वाले का वैरायटी कैसा कैसा हो सकता है? तो 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3। 1 into 1 को सॉल्व करने का तरीका है, या 1 into 1 का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है कि डायरेक्टली जो भी नंबर है आपका सीधा सीधा वही आपका डिटरमिनेंट का भी आंसर, ठीक है। 2 by 2 का तरीका है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अलोंग कॉन्जुगेट डायगोनल। मेरे साथ रिपीट करो, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अलोंग कॉन्जुगेट डायगोनल। एक बार और बोलो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अलोंग कॉन्जुगेट डायगोनल। आप ये फॉर्मेट लगाना, बाद में आंसर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, आप थोड़ा केयरफुल रहना कैलकुलेशन को लेके, बाकी आंसर जो भी आए सब चलेगा। क्लियर यहां तक? तो 1 by 1 का डिटरमिनेंट निकालना समझ में आ गया, 2 by 2 का डिटरमिनेंट निकालना समझ में आ गया। अब किसका देखना है हम लोग को? 3 by 3 का। 3 by 3 का ध्यान से सुनो। 3 by 3 के लिए आपको ना ये एक चार्ट याद रखना पड़ेगा। अब ये चार्ट क्या है इसको थोड़ा देखो आप। अगर आप 3 by 3 का जनरल मैट्रिक्स लिखते हो तो आई थिंक ये वाला स्ट्रक्चर होगा। उसको डिटरमिनेंट के सिंबल से रिप्लेस करना है तो गोल वाले ब्रैकेट को आप इस डंडी से रिप्लेस कर दोगे। उसके बाद में क्या है कि आप हर एक एलिमेंट का आई और जे का सम देखना ध्यान से। आई का वैल्यू नहीं देखना है, जे का वैल्यू नहीं देखना है, क्या देखना है बताओ? आई का और जे का सम देखना है आपको, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? 1 + 1
बी फास्ट, बी लाउड, बी एक्यूरेट। बोलो यहाँ पे 3, 3, 5 नहीं, ऐसे मतलब भावना में बहना नहीं है, देख के आंसर करना। यहां से स्टार्ट करते हैं, बोलो 3, 4, 3, 4, 5, 6। समझ में आया? इसको आई थिंक वी कैन डिक्लेयर एज इवन नंबर, इसको वी कैन डिक्लेयर एज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आई प्लस जे का सम। हाँ, डोंट कंफ्यूज कि आई और जे का वैल्यू नहीं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं बताओ? आई प्लस जे का सम। तो सम यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे फिर से क्या है ऑड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। जहां जहां इवन है वहां वहां आप इमेजिन करना प्लस साइन, और जहां जहां ऑड है वहां वहां क्या इमेजिन करोगे? माइनस साइन। और ये साइन चार्ट है, एक थोड़ा देर के लिए जो है अपने दिमाग में फिक्स करके रखें। आगे चल के इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा कि ये कैसे आता है और इसका क्या यूज है। फिलहाल के लिए लेकिन 3/3 के डिटर्मिनेंट से एसोसिएटेड ये साइन चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? क्लियर मेरे ख्याल में? और वैसे बहुत ईजी है, मतलब इतना नॉटंकी नहीं करने से भी हो जाता है। आप बताओ तो मेरे को, स्टार्ट कहां से करना है? प्लस से, और ऑल्टरनेट चलाना है आपको, तो क्या होगा बताओ? माइनस प्लस, नीचे भरो, माइनस प्लस भरो, प्लस माइनस भरो, माइनस, यही चार्ट, ठीक है? लेकिन ये साइन एग्जैक्टली आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर? पक्का? चलो आगे। ओके, तो ये चार्ट दिमाग में आने के बाद में मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एक 3/3 के डिटरमिनेंट को खोल सकते हैं, ये इसका वैल्यू कैसे आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक चीज और पूछना है आपसे कि 3/3 का डिटरमिनेंट अगर मैं लिखूं, मान लो कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा कुछ आएगा। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स डू आई हैव? डायगोनल्स को इग्नोर कर देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3। आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये हो गया C1, ये हो गया, और ये हो गया C3। ये जो 6 लाइन आपको दिख रहा है ना, इस 6 में से किसी भी एक लाइन के हेल्प से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। एंड बाय द वर्ड ब्रेकिंग आई डजंट मीन कि आप पत्थर उठा के इस पर मार दीजिए कि टूट जाएगा ये। बाय ब्रेकिंग आई सिंपली मीन कि आप इसका वैल्यू ढूंढ सकते हो। क्या ढूंढ सकते हो बताओ? वैल्यू। कितना तरीका है मेरे पास वैल्यू ढूंढने का? 6 में से किसी भी तरीके से मैं वैल्यू ढूंढ सकता हूं, और हर तरीके से मेरा आंसर सेम आएगा। ये चीज मैं अभी आपको फील करा दूं, ठीक है? तो अभी आपके दिमाग में मैं मान के चल रहा हूं कि ये चार्ट एकदम क्लियर है, और ये 6 तरीका है इसका वैल्यू ढूंढने का, ये भी एकदम क्लियर है। अब एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं कि वैल्यू ढूंढा कैसे जाता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस क्वेश्चन, और इसमें ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रक्चर बाय एक्सपेंडिंग अलोंग व्हाट? R1 बोल दिया है कि R1 के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू बताओ इसका। R1 कहां है? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द नंबर्स? 3-2, 5। ये समझ में आ रहा है सबको? और इसके हेल्प से अगर आपको ब्रेक करना है ना, तो ब्रेक करने का तरीका ध्यान से देखना प्लीज, हाँ? और कोई भी कुछ कॉपी मत करना, एक बार सुनते जाना पहले अच्छे से। आपको क्या करना है कि ये नंबर उठाना है, ठीक है? और ये वाला पोजीशन अगर साइन चार्ट के अंदर में प्लस का पोजीशन था, तो वो नंबर एज इट इज उठाना है। ये प्लस का पोजीशन था कि माइनस का था? प्लस का था, तो ये एज इट इज उठेगा, ठीक है? इसके उठने के बाद में इमीडिएटली आप क्या करोगे कि उससे एसोसिएटेड जो भी रो और कॉलम है ना, इसको मन में डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो। इसको डिलीट करके क्या नंबर्स दिखाई दे रहा है? 2, -1, 4, 7, उसको आप लिखो, देखना ध्यान से। 3 × 2, -1, 4, 7, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिखो। आया समझ? नेक्स्ट इसी रो में आगे बढ़ना है। ये पोजीशन पॉजिटिव का था कि नेगेटिव का था? नेगेटिव का था। तो अगर नेगेटिव का था तो टेक दिस नंबर बाय चेंजिंग इट्स साइन। इसका साइन खुद का क्या है? -2। आप यहां पर लिखोगे माइनस, क्योंकि ये पोजीशन नेगेटिव का था, और इस पॉइंट पे नंबर क्या है? -2। ऐसे, ये तो ऐसे लिख लो, और या फिर आप डायरेक्टली इसको +2 ही कर दो। जो जो पॉजिटिव का साइन है वहां वहां सेम नंबर पिक कर लो, पॉजिटिव या नेगेटिव मैटर नहीं करता। और जो जो नेगेटिव का पोजीशन है वहां का नंबर जब पिक करोगे ना, तो साइन चेंज कर देना उसको, ठीक है? तो -2 का क्या कर देना चाहिए मुझे? प्लस। तो ये तो मैं प्लस करके लिखूंगा, और या फिर ये फॉर्मूला से, और ये हो गया उस पोजीशन के नंबर का वैल्यू, ठीक है? वापस से जब मैं -2 ले रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा? देखो, -2 से एसोसिएटेड जो भी रो और कॉलम है उसको करना पड़ेगा डिलीट। ये पूरा डिलीट हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है ना यहाँ पे, वो नंबर्स को देखो और उसका डिटरमिनेंट बनाना है आपको। बोलो
मजा नहीं आ रहा, ठीक से बोलो। 1 माइनस 1 0 और 7 आया समझ सबको। अब इसी रो में आगे बढ़ो, अगला नंबर क्या है 5। पोजीशन प्लस का है कि माइनस का है, तो जैसा नंबर है एज इट इज कॉपी होगा, क्या हो जाएगा यहां पर बोलो +5। और फिर +5 के बाद में क्या करना है आपको, वापस से 5 से एसोसिएटेड जो रो है और जो कॉलम है उसके सारे एलिमेंट्स को छोड़ दो, और क्या बचा हुआ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 0 4, उसको प्लेस करो अपने सही जगह पे या डिटरमिनेंट के ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा बताओ 1 2 0 4। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व कर। अब क्या होगा देखो, दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये एक 2/2 का डिटरमिनेंट है 14 माइनस माइनस प्लस कितना 4। लिख के दिखाऊं क्या हो जाएगा, श्योर ना? फिर भी एक बार लिख देता हूं यार, 14 माइनस फॉर्मूले से, और यहां क्या होगा 4 इंटू -1 -4। ठीक है मेरे ख्याल में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 7 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ही रहेगा +5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0 0। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करना है मेरे को। सो 3 इंटू यहां कितना आ रहा था 18, 3 टाइम्स 18, यहां पर आ रहा था 2 टाइम्स 7, और लास्ट वाले में क्या आ रहा था 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 4। कंप्लीट करो इसको, 3 इंटू 18 प्लस प्लस मिला के 68 20 और लास्ट में 80, ये आपका आंसर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा सेम स्ट्रक्चर। अब एक अलग लाइन के अलाउंग खोलते हैं, इस बार किसके अलाउंग खोलने के लिए बोला बताओ। ठीक है, आप लोग बस केयरफुली इस बात को समझना कि जहां पर पॉजिटिव साइन है वहां वाला सेम नंबर लेना है, और जहां पर नेगेटिव साइन है वहां वाले नंबर का साइन चेंज करना है। अगर पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव होना चाहिए, और पहले नेगेटिव है तो बाद में क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो हेल्प मी आउट, बोलो कैसे करेंगे। इसके अलाउंग खोलना है, हाँ। ये पोजीशन नेगेटिव का कि पॉजिटिव का, तो सेम नंबर लोगे कि साइन चेंज करके लोगे? साइन चेंज करके, तो क्या लोगे बताओ -1। अब यहां मैं डिटरमिनेंट बना देता हूं आराम से, धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा। बोलो -2 5 4 7। क्लियर हो रहा है? तो बोलो एक बार फिर से, -2 5 4 और 7 चलेगा। अगला पोजीशन पॉजिटिव के नेगेटिव, तो जो नंबर है एज इट इज ले लूंगा, क्या हो जाएगा बताओ +2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट। अब इसका रो गया कॉलम गया, बोलो क्या आएगा वेरी गुड। नेक्स्ट पॉजिटिव पोजीशन के नेगेटिव पोजीशन, नेगेटिव पोजीशन तो सेम नंबर की साइन चेंज करना होगा, क्या हो जाएगा +1 इंटू रो गया कॉलम गया, बोलो आया समझ? चलो आओ तोड़ते हैं इसको। दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू क्या होगा -14 -20। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट बताओ मेरे को +2 इंटू 21 -0। नेक्स्ट बताओ 1 इंटू 12 -0। क्लियर है आई होप। -14 -20 -34 इंटू -1, तो +34। 21 इंटू 2 +42 और +12 34 80 आएगा, और आना भी वही चाहिए था क्योंकि डिटरमिनेंट सेम है। आया बात समझ? तो चाहे R1 से इसका वैल्यू निकालो, चाहे R2 से निकालो, चाहे C1 से निकालो, चाहे C2 से, चाहे C3 से, किसी से भी निकालो, आंसर हर बार क्या आएगा सेम। क्लियर या नॉट क्लियर? पक्का? एक और लास्ट कर लेते हैं, ये अगर सही से आ गया अपना तो वी विल कंसीडर के 3/3 का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना भी हम लोग को आगे। क्लियर मेरे ख्याल में? सब लोग एकदम एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करना, कोशिश करना कि सही आंसर आपके मुंह से एक बार में निकले। ठीक है, बी लाउड बी मतलब एक्यूरेट ऑल्सो। स्टार्ट कर रहे हैं, किससे तोड़ेंगे बताओ? C2 से इस बार, है ना? चलो, तो ये लाइन है अपना जिससे तोड़ना है, बताओ मेरे को नेगेटिव पोजीशन है कि पॉजिटिव पोजीशन है? एवरीबॉडी प्लीज पार्टिसिपेट। नेगेटिव पोजीशन है कि पॉजिटिव पोजीशन है? तो सेम नंबर लेना है कि साइन चेंज करके लेना है? साइन चेंज करके लेना है। क्या लोगे बताओ? 2 ले लिया। अब क्या छोड़ना है बताओ? इसका रो, इसका कॉलम, क्या बचेगा बोलो? 1 -1 0 7। वेरी गुड। नेक्स्ट ये नंबर लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव?
पोजीशन का बताओ, पॉजिटिव, सेम नंबर, साइन चेंज, सेम नंबर, क्या होगा +2 इंटू रो गया कॉलम गया, बोलो 3507, परफेक्ट। नेक्स्ट, पॉजिटिव पोजीशन नेगेटिव पोजीशन, साइन चेंज सेम नंबर, क्या होगा -4 इंटू रो गया कॉलम गया, बोलो 351 -1, चलेगा? खोलो धीरे धीरे, बोलो 2 इंटू क्या 7 -0, आई थिंक 7 -0, आगे बताओ +2 इंटू बोलो 21 -0, नेक्स्ट बताओ -4 इंटू -3 -5, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 7 42, और उधर देखो -8 इंटू -4 तो +32, और मिला के कितना आ जाएगा, सेम आंसर। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? और अब उस 6 में से कोई भी लाइन के लॉन्ग ब्रेक करोगे ना, एट द एंड आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो शुरू से एक बार फिर समझने का ट्राई करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स? अरेंजमेंट। बी लाउड, बी क्लियर, बी एक्यूरेट, बोलो व्हाट इज मैट्रिक्स? अरेंजमेंट। व्हाट इज डिटरमिनेंट? वैल्यू। व्हाट इज डिटरमिनेंट? वैल्यू। क्या डिटरमिनेंट ब्रह्मांड के सारे मैट्रिक्स का आएगा? किसका किसका आएगा? किसका नहीं आएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का वैरायटी जिसका डिटरमिनेंट हमको निकालना पड़े वो कैसा कैसा हो सकता है? 1/1, 2/2, 3/3। 1/1 का आंसर कैसे निकालते हैं? जो अंदर है वही बाहर आएगा, कोई साइन चेंज कभी भी नहीं करना। 2/2 का कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अलोंग कॉन्जुगेट डायगोनल। क्लियर मेरे ख्याल में? 3/3 का कैसे निकालेंगे? R1 से R2 से R3 से, या फिर C1 से C2 से C3 से। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? साइन चार्ट दिमाग में रखना है। अगर R1 से खोलते हो तो जिस पोजीशन पे है पॉजिटिव उस पोजीशन का सेम नंबर कॉपी करना है, फिर उस नंबर से एसोसिएटेड रो और कॉलम को डिलीट करना है, बाकी बचे हुए नंबर का एक 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा, इस नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगले पोजीशन के लिए देखो कि पॉजिटिव पोजीशन है कि नेगेटिव पोजीशन। पॉजिटिव पोजीशन पे सेम नंबर कॉपी डाउन करोगे, नेगेटिव पोजीशन पे दिए हुए नंबर का साइन चेंज करोगे और चेंज करके नंबर कॉपी करोगे, फिर से उस नंबर का रो कॉलम डिलीट, बचा हुआ नंबर्स का 2/2 का डिटरमिनेंट बनाना है। ठीक है, सेम फॉर द थर्ड एलिमेंट, और लास्ट में इस पूरे को सॉल्व करो, जो आंसर आता है वही आपके डिटरमिनेंट का वैल्यू। आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा चलें आगे। लिखो कहां से पेंडिंग है बताओ? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट से लिखो। फॉर 1 into 1, फॉर 1 into 1, इसमें लिखूं द आंसर ऑफ डिटरमिनेंट, द आंसर ऑफ डिटरमिनेंट will be same as the entry of the matrix, the entry of the matrix। सोचो सेम मीनिंग बोल रहा हूं क्या? मैट्रिक्स में जो भी एंट्री रहेगा वही डिटरमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फॉर 2/2, फॉर 2/2 डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, for 2/2 determinant equals to product of elements along principal diagonal, product of elements along principal diagonal minus product of elements along conjugate diagonal। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स अलोंग कॉन्जुगेट डायगोनल। क्लियर मेरे ख्याल में? नेक्स्ट लिखो फॉर 3/3, फॉर 3 into 3, इसमें लिखो यूज, ये साइन चार्ट बना लो। ठीक है, यूज दिस एंड ब्रेन टू गेट द आंसर। मतलब इसके साथ थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या लिखाऊं कहानी में। ठीक है, समझ तो आ ही गया ना आप लोग को? तो यूज दिस एंड ब्रेन टू गेट द आंसर। और इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस
by expanding along R1. Find the value of this by expanding along R1. ठीक है, जो भी है एज इट इज आप कॉपी कर सकते हैं. चलो देखो मेरी तरफ एक बार, ये खत्म हो गया सबका. अब ये जो बाकी एग्जाम्पल दिखाया ना, ये जस्ट इस बात को विश्वास दिलाने के लिए दिखाया कि किसी के भी अलॉन्ग खोलो आंसर सेम आएगा, बट दोज क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट. एक खोलना अगर आपको आ गया तो बाकी सारा ठीक है. ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए देता हूं. इसको C3 के अलॉन्ग एक बार ब्रेक करो. C3 इसके अलॉन्ग, और देखो तो खुद से आंसर आता है कि नहीं आता. C3 फटाफट ट्राई करो. चलो एक बार मैं डिस्कस भी कर देता हूं. ठीक है, बताओ तो कैसे आना चाहिए, बोलो. ये पॉजिटिव पोजीशन है कि नेगेटिव है? तो जो नंबर है सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे. क्या हो जाएगा बताओ? 5. और रो कॉलम डिलीट करके क्या होगा? 1 2 0 4 1 2 0 4. नेक्स्ट वाले में क्या होगा? +1 और डिटर्मिनेंट क्या होगा? 3 - 2 0 4. नेक्स्ट वाले में क्या होगा बताओ? पोजीशन पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो जैसा है वैसे ही आ जाएगा. +7 × रो गया कॉलम गया, 3 - 2 और 1 2. खोलो क्या आ जाएगा बताओ? 5 × 4 - 0 +1 × 12 - 0 और +7 × क्या? 6 - -2. सो अल्टीमेटली 5 4 20, 1 × 12 12 और 6 + 2 8 8 5 7 और सॉल्व करके कितना आएगा? 88. सबका आ गया होगा शायद. डन. नेक्स्ट एक नोट लिखो. नोट में 2 पार्ट है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला पार्ट लिखो, ऑलवेज ऑलवेज, उसको मत देखो, जो मैं कह रहा हूं वो लिखो. ऑलवेज ब्रेक द डिटर्मिनेंट along, always break the determinant along that row or column always break the determinant along that row or column whose maximum entries are 0. whose maximum entries are 0. ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा समझो. देखो आप ब्रेक तो मान लो कि किसी के भी अलॉन्ग कर सकते थे, लेकिन जिस लाइन के अंदर में सबसे ज्यादा 0 होगा, आपको बेनिफिट क्या होगा कि जब इस लाइन से खोलोगे ना, तो इस डिटरमिनेंट में क्या बन रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं. अब सपोज करो कि कोई अगर मानो कि इसको R3 से खोलता, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता कि 0 × कोई एक डिटरमिनेंट बनता. अब डिटरमिनेंट में क्या है, इससे क्या मतलब? उस पूरे पार्ट को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? 0. तो जितना ज्यादा 0 होगा आपके रो में या कॉलम में, उतना आपके लिए कैलकुलेशन इजी होगा. तो वैसे तो आप इसको 6 अलग अलग तरीके से ब्रेक कर सकते हो, लेकिन रैंडमली कोई भी डिटरमिनेंट अगर आपके आंखों के सामने है, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि उस रो से या कॉलम से तोड़ें उसको, जिससे कैलकुलेशन सबसे इजी हो कि कॉम्प्लेक्स हो? इजी हो. और इजी तब होगा जब उस रो का या कॉलम का मैक्सिमम एंट्रीज क्या होगा? 0. तो अगर किसी रो में या कॉलम में 0 दिखाई दे रहा है ना, तो उसी रो या कॉलम के हेल्प से आप डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करो. कैलकुलेशन विल बी इजियर फॉर यू. ये बात समझ में आया? सेकेंड पॉइंट मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, हाँ, फिर अपन लिखेंगे इसको. सपोज करो कि एक मैट्रिक्स है A = 5 10 फिर 15 20. इन सारे पोजीशंस पे क्या फील हो रहा है, कौन सा नंबर कॉमन है आपके हिसाब से? 5
और इफ यू आर डीलिंग विथ मैट्रिक्स, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से 5 को पकड़ के बाहर ले आओ, अंदर क्या होगा बताओ, 1 2 3 4, मस्त, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि ये सेम सिनेरियो अगर आपके पास में मानो कि डिटर्मिनेंट में होता है कि a इज इक्वल्स टू, ये डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 10 15 20, ठीक है। तो इसमें अगर आप करते हो ना कि 5 इंटू क्या 1 2 3 4, तो ये होगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा वो ऐसे देख सकते हैं, 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100, सो दिस इज इक्वल्स टू 100 माइनस क्या होना चाहिए 150, आंसर कितना आना चाहिए -150। लेकिन इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सोचो तो एक बार, सॉरी -50, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सोचो, 5 इंटू 4 -6 कितना आ रहा है 5 इंटू -2 दैट इज इक्वल्स टू -10। आर दे सेम और डिफरेंट? सेम। तो उससे हमको सबसे पहले तो मतलब सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना पक्का, हाँ ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, इसीलिए काटा है उसको, ठीक है। अब मैं वापस कहता हूं, देखो तो इससे हमको ये पता चला पक्का पक्का कि जैसे ये मैट्रिक्स में कॉमन लेने का प्रक्रिया था ना, जो प्रोसीजर था, वो सेम टू सेम डिटर्मिनेंट में तो अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। मैं फिर खुद को रिपीट करूंगा, देखना ध्यान से। मैट्रिक्स में आप डायरेक्टली सारे पोजीशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, और जो नंबर आपको हर जगह कॉमन दिखाई दे रहा है, आप प्रेम प्यार से उसको कॉमन बाहर खींच लो, ठीक है। एंड द न्यू स्ट्रक्चर एंड द ओल्ड स्ट्रक्चर दे आर इक्वल, क्योंकि इसमें जब 5 अंदर जाएगा तो सबको मिलेगा, और वापस से 5 10 15 20 हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डिटर्मिनेंट में आप इस तरीके से कॉमन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हो? उसका सबूत ये रहा कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर आना चाहिए था -50, लेकिन अगर मैं ऐसा सोचूं कि पूरे में से 5 कॉमन निकल गया, तो सॉल्व करके इसका आंसर कितना आ रहा है -10। दोनों का आंसर अलग कैसे हो सकता है अगर दोनों इक्वल है? तो आया बात समझ? तो इसीलिए इस वाले काम को, डिटर्मिनेंट के अंदर में कॉमन लेने वाले काम को, आप इस तरीके से तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब क्या तरीका होना चाहिए, तो उस तरीके को थोड़ा समझो, देखना यहां ध्यान से। मैं फिर से वही डिटर्मिनेंट लेता हूं, डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 5 10 15 20, ये लिखा हुआ मेरे ख्याल में। डिटर्मिनेंट में क्या रूल है कि आप कभी भी जो कॉमन है ना, वो पूरे डिटर्मिनेंट में से एक साथ मत लो। आप कभी भी कॉमन पूरे डिटर्मिनेंट में से एक साथ मत लो। आपको जब भी कॉमन लेना है, आप एक रो में से या एक कॉलम में से। आप कॉमन किस में से लोगे बताओ? एक रो में से या फिर एक कॉलम में से। चलो बताओ मेरे को, कहां से कॉमन लेने का मन है आपको? पहले रो या कॉलम डिसाइड करके बता दो, कहां से कॉमन लेने का मन? फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में से अगर आप कॉमन लेते हो तो ये देखने में कैसा हो जाएगा बताओ? एक 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा बोलो? 1 2, लेकिन ये अभी भी क्या रहेगा 15 और 20। यहां से अगर आप ब्रेक करते हो इसको, तो आंसर विल बी -50। बोलो, लिखने का तरीका भी है, मतलब ये दिखाना नहीं है, ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा हूं, लेकिन लिखना है ऐसे, ठीक है? क्लियर? अब यहां से अगर आप इसको क्रॉस चेक करते हो ना, यू विल फाइंड कि आंसर सेम आ रहा है। देखो कैसे, इसका प्रोडक्ट कितना होगा 20, इसका कितना होगा 30, कितना आ रहा है -10, और -10 इंटू 5 कितना हो जाएगा -50। गॉट इट? अब जैसे इसमें से कॉमन ले लिए, आपको अगर और भी किसी रो में या कॉलम में कॉमन अभी भी दिखाई दे रहा है, आप उससे भी कॉमन खींच लो। कहां से कॉमन दिख रहा है बताओ मेरे को? रो 3 से भी दिख रहा है, सॉरी रो 2 से भी दिख रहा है, और कॉलम 2 से भी दिख रहा है, ठीक है? किससे लूं बताओ? कॉलम से लेने का मन है, ऑल राइट, ले लो, कॉलम से ले लो। अगर कॉलम से कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? बाहर 5 पहले से था, एक नया 2 कॉमन आया है, और अंदर क्या बन जाएगा 1 1 15 और 10। इज दैट ओके? अभी भी आंसर सेम रहेगा, चेक करके देखो आप। ये हो गया 10, और यहां से कितना 10 -15 दैट इज -5, -5 इंटू 10 अभी भी कितना रहेगा -50। क्लियर? अभी भी यदि आपको और कहीं से कॉमन दिखाई दे रहा है, आप वो भी खींच सकते हो, लेकिन कॉमन एक टाइम पर एक लाइन से लेना है बस, किसी एक रो से या फिर किसी एक कॉलम से। और कहां से कॉमन दिखाई दे रहा है बताओ? R2 से दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन ले सकते हो बोलो? पक्का ना? ले लो 5 ले लो, क्या आएगा बताओ? एक 5 पहले से था, एक 2 पहले से था, एक 5 पहले मतलब अब आया है, तो क्या बन जाएगा अंदर 1 1 बोलो 3 2। अभी भी आंसर सेम रहेगा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है? देखो 2 -3 कितना आ गया -1, एंड ऑलरेडी दीज नंबर्स आर टुगेदर 50, तो -50, ठीक है? तो मोटा मोटा बात यह है, देखो कि मैट्रिक्स में से क्या होता है कि पूरे में से, पूरे स्ट्रक्चर में से आप एक झटके में एक नंबर कॉमन निकाल सकते हो, और वो नंबर अगर जिसको कॉमन निकालना है वो अगर किसी के पास में नहीं आ रहा तो कॉमन फिर नहीं भी निकाल सकते हो।
मान लो कि मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए 21 कर दूं तो फिर आप 5 कॉमन नहीं निकाल पाओगे। आया बात समझ? तो मैट्रिक्स में से क्या होता है कि कॉमन जो है ना वो पूरे स्ट्रक्चर में से एक बार में कॉमन निकलता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में कभी भी पूरे स्ट्रक्चर में से एक बार में कॉमन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट में अगर कुछ भी आपको कॉमन निकालना है तो तरीका क्या होगा कि आप लाइन बाय लाइन काम करोगे कि किसी रो में अगर कॉमन दिख रहा है तो एक रो में से एक बार निकालो, किसी एक और रो में दिख रहा है तो एक बार और निकालो, किसी कॉलम में दिख रहा है तो एक बार निकालो। वन रो और वन कॉलम एट अ टाइम, नॉट द होल स्ट्रक्चर। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना कि कैसे मैं इसमें कॉमन निकाल सकता हूं। लेट्स से a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12 14 16 18। बोलो तो क्या करूं? पहले किसके बारे में सोच रहे हो? फर्स्ट कॉलम, रो? चलो रो, बताओ क्या हो जाएगा? 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1 2 3। नेक्स्ट, फिर 16 और 12, सॉरी 18। ठीक है, और कहां से निकाल सकते? मैं आऊंगा उस पर, पहले इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर उस पर भी आऊंगा। बोलो सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, क्या थर्ड कॉलम? चलो थर्ड कॉलम से निकाल लो, क्या आएगा बताओ? 2 इंटू 3, अंदर क्या आ जाएगा? 1 2 1 8 10 4 और बोलो 14 16 6। ठीक है, ये सही तरीका है सोचने। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। और फर्दर और भी ब्रेक करने से पहले अगर कहीं कहीं से कॉमन आ रहा है तो यू कैन टेक। जैसे मेरे को लग रहा है कि C2 में से भी कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा बताओ? 2 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है ना मेरे ख्याल में? पक्का? ओके, तो ये तरीका है कॉमन लेने का। अब मेरे को एक सिचुएशन आपके साथ में ये वाला डिस्कस करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि सब में से बस एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, जैसे ये वाला ही लेते हैं, 5 10 15 और 20। ठीक है, अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है मेरे लिए यहाँ पे? 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 और ये हो जाएगा 5 इंटू 4। मैट्रिक्स जैसा बिहेवियर तो हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मेरे को ये दिख रहा है कि हर पोजीशन पर एक नंबर है जो कॉमन है। ठीक है, लेकिन मैं एक साथ 5 बाहर निकलेगा वो तो इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। इसमें कैसे निकलता है बाहर? लाइन बाय लाइन, ये तो रो बाय रो निकलेगा या फिर कॉलम बाय कॉलम निकलेगा। रो कितना है मेरे पास? 2, तो कितने बार 5 को बाहर निकलना चाहिए? 2 बार। ये कॉलम के हिसाब से भी अगर मैं सोचूं तो कितना कॉलम है मेरे पास? 2 की 3? 2। वेरी गुड। और कितने बार बाहर निकलेगा? 2 बार। तो इसका आंसर अगर मैं एक झटके में सोचूं तो क्या होना चाहिए? 5 स्क्वायर इंटू 1 2 3। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? श्योर? जरा इसका बताना एक बार इसी तरीके से अगर सोच पाओ तो। 5 10 15 20 25 30 35 40 45। बोलो तो क्या हो जाएगा? प्लीज जोर से। इंटू व्हाट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्रिस्टल क्लियर एकदम? पक्का? अब थोड़ा ध्यान से सुनना। ए जो है वो सपोज करो कि एक 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स। क्या है नहीं है मुझे कुछ नहीं पता। ए जो है बस वो क्या है? 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स। अगर मैं 5 इंटू ए करूंगा तो ये भी एक 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, ए के हर पोजीशन पर कुछ कुछ एलिमेंट रहा होगा। 5 को जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे उस पोजीशन को क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, क्योंकि 5 अंदर जाके सबको मिल जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर का अगर मेरे को मानो कि डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, गिवन दैट कि ए अपने आप में 3/3 का मैट्रिक्स था और इस 5 को मैं चाहता हूं कि मैं बाहर ले आऊं, तो 5 कितने बार बाहर आएगा? कितने बार? पक्का? ये समझ में आता है कि नहीं समझ में आता? थोड़ा पूरा मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन देखो ए क्या था आपका? 3/3 का मैट्रिक्स था। जब आप कोई नंबर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो हर पोजीशन पे चला जाएगा, लेकिन इसी पे यदि डिटरमिनेंट लगा दोगे ना तो बाहर आने के लिए फिर सब में से एक साथ तो नहीं आ सकता। बाहर आते समय तो लाइन लाइन से आएगा। कितना लाइन है इसके पास में? रोज के अलोंग देखो तो भी 3 है, कॉलम के अलोंग देखो तो भी 3 है। तो इसको बाहर कितने बार निकलना पड़ेगा? 3 बार। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 5 क्यूब इंटू व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, आज हम लोग भी करेंगे। देखो कि आपको ऐसे बोल देगा कि डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 4 एंड ए इज अ लेट्स से 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। बताओ डिटरमिनेंट ऑफ 7a का आंसर क्या हो?
बोलो कैसे करोगे? पहले ये 2/2 देख के 7 को बाहर करेंगे और माथे पे क्या चिपका देंगे? स्क्वायर। और यहाँ क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट है, उसका वैल्यू क्या बिठाया हुआ है? 4। 49 इंटू 4 इक्वल्स मेरे ख्याल में 196। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? एक और ऐसा दूं, ए जो है वो 5/5 का एक मैट्रिक्स, ठीक है? डिटर्मिनेंट ए का आंसर मान लो कि 1 है, ठीक है? मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ थ्राइस ए चाहिए। जोर से लाउड, क्लियर, एक्यूरेट, ये तीनों चीज मेंटेन करना आपको। बोलो क्या? 3 का पावर 5, क्योंकि 5 लाइन था और अंदर अभी के लिए क्या बच जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है? और डिटर्मिनेंट ए का आंसर कितना था? 1। सो दिस इज इक्वल टू क्या रहेगा? 3 पावर 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 243। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? तो सेकंड प्रॉपर्टी यही वाला लिखो। नोट नंबर 2, let A be a matrix, let A be a matrix of order n, ये ऐसे कर दो, let A be a square matrix, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, be a square matrix of order n, and let determinant A equals to x, and let determinant A is equals to x, then ये पोर्शन कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, माइनर। नेक्स्ट हेडिंग माइनर, ठीक है? देखो मैं पहले माइनर एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या होता है एंड उसके बाद अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना कि माइनर जो है वो हमेशा 2/2 या उसके ऊपर के डिटर्मिनेंट्स के लिए ही डिफाइन हो सकता है। किसके लिए डिफाइन हो सकता है बताओ? 2/2 या उसके ऊपर के डिटर्मिनेंट्स के लिए। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है? ध्यानपूर्वक बस देखते रहना। एक रैंडम मेरे को कोई 2/2 का मैट्रिक्स बताओ तो आप लोग। 2 4 3 और हार्दिक का मन रखने के लिए 7 ले लेते, 2 4 3 7, ठीक है? क्लियर मेरे ख्याल में? अब इसमें क्या है कि ये जो पोजीशन है इसको आप क्या बोल सकते हो बताओ जनरल वे में? A11, इसको क्या बोल सकते हो? A12, इसको क्या बोल सकते हो? A21, वेरी गुड। और इसको क्या बोल सकते हो? A22, ठीक है? अब जो माइनर समान होता है ना वो इन पोजीशंस या इन नंबर्स के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कोई मेरे को पूछे कि बताओ इस मैट्रिक्स में या इस डिटर्मिनेंट में इस 2 का माइनर क्या है, इस 2 का माइनर क्या है? वैसे जनरली डिटर्मिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा, मैं डिटर्मिनेंट ही बना देता हूं, आप समझो कि ये डिटर्मिनेंट है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है? ये डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर है एक 2/2 का और आपको पूछेगा कि इस 2 का माइनर क्या है, ठीक है? अब जिसका माइनर पूछा है ना वापस से बहुत ही सिंपल आइडिया है कि जिसका माइनर पूछा है उससे रिलेटेड जो भी रो कॉलम है उसको कर दो डिलीट, और 2/2 में 2 को डिलीट करोगे तो एक ही एलिमेंट बचेगा, जो एलिमेंट बचा वही आपका आंसर, ठीक है? तो बताओ तो मेरे को माइनर ऑफ 2 क्या होगा यहां पे? जोर से 7। माइनर ऑफ 2 और पोजीशन वाज A11 इज इक्वल्स टू, इसका एक स्टैंडर्ड सिंबल भी है, सिंबल है कैपिटल M के साथ में आप पोजीशन मेंशन कर दीजिए, और आंसर निकालने का तरीका होगा कि रो और कॉलम को करो डिलीट और जो आएगा वो आपका आंसर है। तो क्या हो जाएगा बताओ? 7। आया समझ? मेरे को बाकी का भी माइनर चाहिए। माइनर ऑफ 4 और A12 इज इक्वल्स टू M12 क्या हो जाएगा? रो गया कॉलम गया 3। आया समझ? मेरे को बताओ माइनर ऑफ 3 और A21 इज इक्वल्स टू माइनर ऑफ 21 इज इक्वल्स टू रो गया कॉलम गया, क्या आ जाएगा? और लास्टली मेरे को चाहिए माइनर ऑफ पोजीशन 7 या फिर A22, क्या हो जाएगा? M22, एंड तरीका क्या होगा? रो गया कॉलम गया, जो बचा हुआ आंसर, ठीक है?
अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि 1/1 के लिए माइनर क्यों नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 7 अगर मैं लिखूं तो एक ही पोजीशन है, और इसको जब डिलीट कर दूंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए 1/1 के कॉन्टेक्स्ट में कभी भी माइनर डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। माइनर हमेशा किसके कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होगा, मिनिमम 2/2। अभी 3/3 में भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है, लेकिन कम से कम ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2/2। और 2/2 में माइनर बताने का तरीका बड़ा सिंपल है। देखो, जिस एलिमेंट का या जिस पोजीशन का आपको माइनर चाहिए उससे एसोसिएटेड रो और कॉलम को आप क्या कर दो, डिलीट। जो एक सिंगल एलिमेंट बचेगा वही आपका माइनर का आंसर है। आया समझ कि नहीं आया समझ? कॉन्जुगेट एलिमेंट, रॉन्ग आइडिया। ये तो डायगोनल के ऊपर में, तो ये कॉन्जुगेट क्यों होगा? मत मिक्स करो उन सब चीजों के साथ में, ठीक है, इग्नोर कर। देखो आप लोग ऐसा कोई ट्रिक मत लगाओ, जो बता रहा हूं उसको ही दिमाग में याद रखो, ठीक है। माइनर का तरीका मैं फिर बताता हूं। देखो 2/2 के डिटर्मिनेंट के अंदर में कोई भी पोजीशन, कोई भी एलिमेंट का माइनर चाहिए तो उससे एसोसिएटेड रो को और कॉलम को क्या कर दोगे, डिलीट। प्लीज बी लाउड, बोलो क्या कर दोगे, डिलीट। और फिर एक एलिमेंट बचेगा, वो एलिमेंट ही आपका आंसर। इज दैट ओके? 1/1 में यह आइडिया लगाने से कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए 1/1 के लिए माइनर कभी भी डिफाइन करेंगे ही नहीं, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू 3/3। आप कोई भी एक पहले रैंडम डिटरमिनेंट में से बनवा लो, बोलो क्या होगा, बोलो कुछ एलिमेंट्स। ठीक है, मैं ही भर देता हूं। 2 3 6 8 9 10 11 -2 -7, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सपोज करो कि मैं अगर आपसे पूछूं कि माइनर ऑफ क्या 2 या फिर A1, तो इसका आइडिया क्या होगा? आइडिया सेम ही है लास्ट टाइम की तरह, कि आप आराम से 2 से एसोसिएटेड जो भी रो और कॉलम है उसको आप डिलीट कर। डिलीट करने पे इस बार एक एलिमेंट बचा कि 4 एलिमेंट बचा, उस 4 का आप बनाओ डिटरमिनेंट। क्या बनाओ उसका? डिटरमिनेंट। इस बार 4 का जो डिटरमिनेंट बनाओगे वो कितने ऑर्डर का बनेगा? 2/2 का। क्या होगा बताओ? एक सेकंड बोलो तो। 9 10 -2 -7, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट ब्रेक करना है आपको, तो -63 माइनस ऑफ -20 आई थिंक, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? -40। ये आपका आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? श्योर? एक और रैंडम ट्राई कर लेते हैं। मान लो कि मेरे को -2 का माइनर चाहिए, तो लिखूंगा क्या? माइनर ऑफ -2 या फिर पोजीशन कौन सा है? A32। सिंबल क्या होगा इसका? M32। और वैल्यू क्या होगा इसका? डिटरमिनेंट ऑफ रो गया, कॉलम गया, बोलो 2 6 8 10। क्या हो जाएगा बताओ? 20 -48। आगे क्या आएगा बताओ? -20। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? ये हो गया आपका माइनर का डेफिनेशन। तो फिर एक बार बताता हूं, देखो माइनर का मीनिंग क्या है। 1/1 के लिए डिफाइन ही नहीं होगा, 2/2 में या 3/3 में। द आइडिया इज वेरी सिंपल, कि आप क्या करो कि जिस एलिमेंट का या जिस पोजीशन का आपको माइनर चाहिए उस पोजीशन के रो को और कॉलम को कर दो आप डिलीट। करने के बाद में या तो आपके पास में एक एलिमेंट बचेगा इफ यू आर डीलिंग विथ 2/2 में डिटरमिनेंट, एंड आपके पास में 4 एलिमेंट बचेगा इफ यू आर डीलिंग विथ 3/3। दोनों ही केस में 2/2 के केस में जो बचा हुआ एक सिंगल नंबर है वही आपका आंसर, और 3/3 के केस में जो 4 नंबर आपके पास बचा उस चारों को लेके आप क्या बनाओगे? 2/2 का डिटरमिनेंट, और उस डिटरमिनेंट को ब्रेक करके जो भी आंसर आएगा दैट आंसर विल बी माइनर ऑफ दैट पोजीशन और दैट नंबर। क्लियर मेरे ख्याल में? ठीक है, चलो लिखो। हेडिंग होगा आपका माइनर, और माइनर में लिखो माइनर ऑफ एनी एलिमेंट aij, small aij, minor of any element small aij will be determinant value of the elements remaining after deleting the rows and column
after deleting the rows and column of AIG full stop. नीचे एक नोट लिखो, it can be defined only for two or above orders. ठीक है, चलो एक और चीज जो है, मतलब वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार बोल के छोड़ देता हूं। माइनर जब अपन डेवलप करेंगे ना, तो आप यहां पे देख सकते हो कि 2/2 का जब माइनर आप डेवलप कर रहे थे, तो डिटरमिनेंट खुद अगर 2/2 का है, तो माइनर डेवलप करते समय कैसा डिटरमिनेंट क्रिएट हुआ, 1/1 का काइंड ऑफ। 3/3 के डिटरमिनेंट से जब आप डील कर रहे हो, तो माइनर आपका कैसा डेवलप हो रहा था, 2/2। तो आप कभी भी अगर मान लो कि n ऑर्डर का डिटरमिनेंट से डील कर रहे हो और उसके किसी भी एलिमेंट का जब आप माइनर निकालोगे, तो एक कम ऑर्डर का डिटरमिनेंट फ्रेम होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर बोलता हूं, शायद ज्यादा हो गया। ये 2/2 का है, कौन, डिटरमिनेंट की माइनर, बोलो जोर से बोलो, माइनर की डिटरमिनेंट खुद 2/2 का है, राइट। अब इसके कोई एलिमेंट या पोजीशन का जब आप माइनर ढूंढोगे, मानो कि मेरे को जैसे फर्स्ट का माइनर चाहिए था, तो उसके लिए इसको डिलीट एलिमेंट एक ही बचा। अब इस एक एलिमेंट का काइंड ऑफ अगर मैं डिटरमिनेंट बना भी रहा हूं, तो वो डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर का होगा, 1/1। ठीक है, नाउ कम टू दिस, ये डिटरमिनेंट खुद कौन से ऑर्डर का है, बोलो जोर से बोलो, 3/3। मान लो कि आपको 1/1 पोजीशन का माइनर चाहिए, तो आप 1/1 का रो डिलीट कर दोगे, कॉलम डिलीट कर दोगे, बचा हुआ 4 एलिमेंट से एक नया डिटरमिनेंट बनाओगे। उस नए डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना होगा, 2/2। ये चीज मैं बोलना चाहता हूं कि कोई भी डिटरमिनेंट का जो खुद का ऑर्डर होगा, उसके अलग अलग पोजीशन या अलग अलग एलिमेंट्स का जो माइनर का ऑर्डर होगा ना, ठीक है, वो माइनर का ऑर्डर डिटरमिनेंट के ऑर्डर से एक कम हो। मानो कि ऐसा कोई 5/5 का मेरे पास में डिटरमिनेंट रहता, तो उसके कोई भी पोजीशन के एलिमेंट का जब मैं माइनर निकालता, तो किस टाइप का डिटरमिनेंट फ्रेम होता, 4/4। किस टाइप का डिटरमिनेंट फ्रेम होता, 4/4। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख लो, इसको लिखो नोट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट of determinant, minor of an element of determinant is another determinant of order one less than the original determinant। ठीक है, 1 लेस देन द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। 2 मिनट मेरी तरफ देखो, डिटरमिनेंट का खुद का ऑर्डर का 10/10 है, तो उसके कोई भी एलिमेंट या पोजीशन के माइनर का ऑर्डर कितना होगा, 9/9। डिटरमिनेंट का खुद का ऑर्डर अगर 8/8 है, तो माइनर या मतलब किसी एलिमेंट का या किसी पोजीशन के माइनर का ऑर्डर क्या होगा, 7/7, एक कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ये हेडिंग नहीं, पहले ये 1-2 क्वेश्चन देख लो, बता दो इसका। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 8 या A32, कुछ भी बोला जा सकता है, मतलब या तो 8 बोल देगा या A32 बोल देगा, दोनों का आंसर सेम होगा। क्या होगा बताओ आंसर, M32 इज इक्वल टू व्हाट, रो गया कॉलम गया, क्या हो जाएगा बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ 1 3 4 6। आगे बताओ, 6 - 12 दैट इज इक्वल टू -6। कर लो, कॉपी कर लो। चलो ठीक है, इसको खुद से ट्राई करो तो फटाफट। M21, तो आई थिंक ये रो गया और ये कॉलम गया, तो क्या हो जाएगा, 2 3 8 9। आंसर बताओ, 18 - 24 -6। डन। नेक्स्ट लिखो कोफैक्टर, बस लिखा के छोड़ देते, लिखो हेडिंग, लिखो कोफैक्टर। नेक्स्ट हेडिंग कोफैक्टर। ठीक है, हेडिंग लिख के छोड़ दो, बाकी अगले क्लास देखेंगे।